और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर का। 12 से खबर है जहां नरेश मीणा के पिता के नाम गोदारा गैंग का लेटर और गोदारा गैंग के नाम से यह लेटर भेजा गया है। अंता प्रधान कार्यालय पर यह लेटर आया है और 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। वही फिरौती नहीं देने पर शूट करने की धमकी दी गई है। लेटर में लिखा है कि तेरा बेटा हारे या जीते उसे मरना ही पड़ेगा। लेटर में लिखा है कि नरेश तेरी बीवी तो विधवा होगी, ये इस दौरान इस लेटर के अंदर लिखा है। तो गोदारा गैंग का ये लेटर और ये धमकी जो सामने आई है, फिरौती की मांग की गई है। और दरअसल अंता विधानसभा उपचुनाव में आज जो है अपनी किस्मत आजमा रहे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के पिता के नाम एक लिखा हुआ एक लेटर वायरल हुआ है। नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह मूणा पूर्व सरपंच नया गांव 12 के नाम से अंता प्रधान कार्यालय पर एक लेटर आया। 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है और फिरौती नहीं देने पर 2 तारीख को शूट करने की धमकी दी है। वायरल लेटर में लिखा है कि तेरा बेटा नरेश मीणा अंता से चुनाव लड़ रहा है। नरेश मीणा और परिवार में से एक को जो है वो निशाना बनाया जाएगा। तो फिलहाल इस लेटर के सामने आने के बाद अब सवाल कई। ब्रिजेश कुमार परिता हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ब्रिजेश बताइए क्या अभी इस पर जानकारी मिल रही है? ये धमकी भरा लेटर मिला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि 12 जिले के अंता विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इन्हीं उपचुनावों में जो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अब इसको लेकर हालांकि चुनाव की सरगर्मियां तो बढ़ी रही है, लेकिन आज एक लेटर आया और वो भी वायरल हुआ है। वहीं नरेश मीणा के जो समर्थक हैं राकेश बेसला, उन्होंने भी इस लेटर की पुष्टि की है और 12 जिला पुलिस अधीक्षक को इसके बारे में लिखित में अवगत करवाया है। मैं आपको बता देता हूँ कि रोहित गोदारा गैंग का ये लेटर है जो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर इनका प्रधान कार्यालय और उस प्रधान कार्यालय पर नरेश मीणा के पिता है कल्याण सिंह मीणा, जो नया गांव ननावता के पूर्व सरपंच रह चुके हैं। उनको लेटर में लिखा गया है कि 10 लाख रुपए आप दीजिए और आपके बेटे की जो फिरौती है मुझे 1 करोड़ रुपए की मिली है और अगर आप नहीं देते हैं तो फिर 2 तारीख के बाद अंजाम भुगतने को तैयार रहिए। हालांकि इस लेटर की एनडीटीवी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये लेटर वायरल हो रहा है। लेकिन जहां प्रधान कार्यालय वहां से जो मीडिया प्रभार देख रहा है नरेश मीणा का राकेश बेसला, उसके द्वारा इस लेटर के आने की पुष्टि की गई है और उन्होंने बताया कि 12 जिला पुलिस अधीक्षक को इसके बारे में लिखित में जानकारी देकर अवगत करवाया है। अच्छा ब्रजेश, इस मामले पर रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है थाने में? जी बिल्कुल, अंता थाने में इस मामले को लेकर हालांकि मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन जो नरेश मीणा प्रत्याशी निर्दलीय उनके जो सहयोगी हैं और सपोर्टेड है उनके द्वारा सीधे ही 12 जिला पुलिस अधीक्षक को लिखित में दिया गया है। अभी इस पर नरेश मीणा का कोई स्टेटमेंट सामने आया ये धमकी भरे लेटर को लेकर के? उनका क्या कहना है या उनके पिता से कोई बातचीत हो पाई हो? देखिए, अभी नरेश मीणा से हमने संपर्क करना चाहा था, लेकिन वो फोन पर उपलब्ध नहीं हो पाए। हालांकि इस मामले को लेकर ना तो नरेश मीणा का कोई स्टेटमेंट आया है, ना उनके पिता का कोई स्टेटमेंट आया है। जो यहाँ पर नरेश मीणा के समर्थक हैं और वो मीडिया प्रभार देख रहे हैं राकेश बेसला, उनका ही स्टेटमेंट आया है। एक बार बताइए इस लेटर के अंदर लिखा क्या गया है? धमकी दी गई है कि उनके नरेश मीणा के पिता को धमकी दी गई है कि तुम्हारे बेटे को हम जो है वो हमारे निशाने पर है, तो 10 लाख रुपए की बात यहां पर फिरौती मांगी गई है। जी बिल्कुल, लेटर में लिखा हुआ है कल्याण सिंह जी के नाम जो नरेश मीणा के पिता है, उसमें लिखा है तेरा बेटा नरेश मीणा अंता से चुनाव लड़ रहा है और नरेश मीणा वो परिवार में से किसी एक व्यक्ति को टपकाने का 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, तो 10 लाख रुपए मेरे शूटर तक पहुंचा दे तो उस सुपारी को मैं छोड़ सकता हूँ, अन्यथा 2 तारीख के बाद कत्लेआम करना ही होगा और तेरा बेटा हारे या जीते उसे मरना ही पड़ेगा। अगर तू राजी है तो किसी चीज वाले का एक व्यक्ति बताया लियाकत चूड़ी वाला, तो उससे जाके बोल देना कि 100 जोड़ी चूड़ी खरीदनी है और शूटर बताया गया अमित थानेवाल उसको सूचना दे देगा और ये पैसा इस प्रकार से मेरे पास पहुंच जाएगा, तो मैं इसको बख्श दूंगा। अगर नहीं पहुंचता है तो फिर ये कृत्य मुझे करना पड़ेगा। तो यानी कि 2 नवंबर तक का इस समय दिया गया है और तब तक ये फिरौती के पैसे पहुंचाने, और अगर ऐसा नहीं हुआ जो इस लेटर में लिखा गया है, जो धमकी दी गई है, तो उसके बाद जो है नरेश मीणा ऐसे गैंग के निशाने पर है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन गोदारा गैंग की ये धमकी भरा लेटर सामने आया। वहीं जोधपुर के ओसियां से बड़ी खबर है जहां मालगाड़ी की चपेट में ऊंटों का टोला आ गया और 6 से ज्यादा ऊंटों की मौके पर मौत हो गई। 10 से ज्यादा ऊंट घायल हो गए हैं और ट्रेन के इंजन के आगे ऊंट फंस गए। डॉक्टरों की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। वहीं इंजन के बीच में
फंसे हुए ऊंटों को बाहर निकाला गया है। तो फिलहाल जोधपुर के ऊसिया से ये बड़ी जानकारी मिल रही है और आप देख रहे हैं मालगाड़ी की चपेट में ऊंटों का एक बड़ा टोला आ गया और 6 से ज्यादा ऊंटों की मौके पर ही मौत हो गई। मालगाड़ी की चपेट में ऊंटों, बड़ी संख्या में वहां से ऊंट गुजर रहे थे और 6 ऊंट जो हैं उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। कई ऊंट इसमें चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं। डॉक्टरों की टीम फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है जो कि उन घायल ऊंटों का फिलहाल इलाज कर रहे हैं। लेकिन मालगाड़ी की टक्कर से 6 ऊंटों की मौत हो गई है, कई इसमें अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो जोधपुर के ओसियां से ये खबर है, मालगाड़ी की चपेट में ऊंटों का टोला आ गया, 6 से ज्यादा ऊंटों की मौके पर मौत हो गई है, 10 से ज्यादा ऊंट इसमें घायल बताए जा रहे हैं। वहीं ट्रेन के इंजन के आगे ऊंट फंस गए और डॉक्टरों की टीम, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है जो कि घायल ऊंटों का इलाज कर रही है। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरुण, बताइए कैसे यह हादसा हुआ और ऊंटों की स्थिति क्या है जो घायल ऊंट है? देखिए, अगर बात की जाए तो अभी भी 10 से ज्यादा ऊंट जो है घायल है, जिनका इलाज किया जा रहा है मौके पर ही, और जो है एम्बुलेंस बुलाई गई, एनिमल्स के जो लवर है वहां पहुंचे हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, ये शाम के वक्त की घटना है। करीब आप देखिए, करीब 16 से 22 ऊंट है जो एक साथ गुजर रहे थे। इतने में जो है ट्रैक जो आया था, ट्रैक के पास में जैसे ही मालगाड़ी के पास पहुंचे, एकदम से जो ऊंट बिदक गए थे और बिदकने के साथ ही अगर बात की जाए 6 ऊंट है जो मौके पर ट्रेन के जो है पहियों में फंस गए थे, उनको निकालने का कार्य चल रहा है। साथ ही साथ जो घायल ऊंट है उनको जो है वहाँ मौके पर उपचार के साथ ही साथ जो है पशु चिकित्सालय भिजाया जा रहा है। कह सकते हैं बड़ा ये दर्दनाक ये जो है राज्य पशु ऊंट है जो एकदम मालगाड़ी की चपेट में है, जिसमें 6 ऊंटों की मौके पर मौत होगी और 10 से ज्यादा ऊंट जो है घायल है, जिनका इलाज किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण इस पर जानकारी देने के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम की बैठक और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह बैठक ली है। बैठक में सांगानेर क्षेत्र में यातायात पर चर्चा हुई है। सर्किल निर्माण और सौंदर्यीकरण कामों को लेकर के बैठक की गई है। तो बाकायदा ये बड़ी बैठक ली गई है और मुख्यमंत्री ने ये बैठक ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि बैठक में सांगानेर क्षेत्र में यातायात को लेकर के उन्होंने चर्चा की है। सर्किल निर्माण और साथ ही आसपास सौंदर्यीकरण के कामों को लेकर के इस बैठक के अंदर बात की गई। तो सांगानेर को कैसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया जाए, कैसे वहां पर सुविधाएं बढ़ाई जाएं, इसको लेकर के ये बैठक की गई। वहीं चुनाव आयोग के आदेश के बाद राजस्थान में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू होते ही सियासी घमासान तेज हो गया। कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे पर सीधे आमने सामने हैं। कांग्रेस ने इसे वोटों की चोरी की साजिश बताते हुए निगरानी अभियान शुरू कर दिया, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को अपने पुराने हथकंडे उजागर होने का डर सता रहा है। हम लोग 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 ऑब्जर्वर इस एसआईआर की मॉनिटरिंग के लिए, निगरानी के लिए, इनकी बेईमानी पकड़ने के लिए आज ही हम लोग लगा रहे हैं। उस सब लोग जाकर के वहां बैठेंगे और बैठने के बाद में इस एसआईआर में धांधली इनको नहीं करने देंगे। और वो एक कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो उसको कटना है। तो ये कब तक खैर मनाएंगे? पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव इनको कराने पड़ेंगे और जिस दिन कराएंगे इनके पोल सामने आ जाएंगे, इनकी पोल खुल जाएगी और इनका नकाब उतर जाएगा कि जो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से तांडव नृत्य और भ्रष्टाचार का आलम इन्होंने चला रखा। आप लोगों के कई जगह पर और किस प्रकार से आपने लिस्टें तैयार करा दी? ये हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है डोटासरा जी, कि आपने बाहर के रोहिंग्याओं को लाकर के हिंदुस्तान में वोटर बना दिया, बांग्लादेश के लोगों को लाकर के वोटर बना दिया। हाँ, हिंदुस्तान में वो लोग कमाने के लिए आते हैं, आप उनको प्रलोभन देकर के वोटर बना देते हो, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा देते हो, चुनाव में उनसे वोट प्राप्त कर देते हो और वो हिंदुस्तान को धर्मशाला समझ करके कमा करके वापस अपने देश में चले जाते हैं। उनको इस देश की चिंता नहीं है। डोटासरा जी, थोड़ा विचार करो। वो लोग जो बाहर से आए हैं केवल कमाने के लिए, माल खाने के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ की जमीन को सुरक्षित रखने वाले नहीं है, यहाँ की भवनों को सुरक्षित रखने वाले नहीं है वो लोग। आप किसकी बात कर रहे हो?
वही राजस्थान की सियासत में तीसरे विकल्प के तौर पर खुद को खड़ा करने में जुटे हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से स्थापना दिवस के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया और 2028 के लिए पार्टी का नारा बुलंद किया। क्या है बेनीवाल के दावे और सत्ता पक्ष ने कैसे इसका जवाब दिया है, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पार्टी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा है? हमारा नेता कैसा है? गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलितों का नेता कैसा है? राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस की सियासी अदावत के बीच खुद के लिए जमीन तलाश रहे हनुमान बेनीवाल ने 2028 के चुनाव का बिगुल अभी से फूंक दिया है। जी हां, बीकानेर में आरएलपी के स्थापना दिवस में उन्होंने अपने लाखों चाहने वालों और कार्यकर्ताओं को 2028 के लिए अभी से जुटने का संदेश दिया। बेनीवाल ने अब की बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराकर आरएलपी को लाने की अपील जनता से की। बेनीवाल ने कहा कि सरकार ने उनकी बिजली काटी और वो सरकार का ही पत्ता काट देंगे। गहलोत के बेटे को हरा के उसको भी ठीक किया, वसुंधरा को भी ठीक किया और भजन लाल को भी मैं ही ठीक करूंगा राजस्थान के अंदर। ये अच्छी तरह आपको संदेश देना चाहता हूँ। कमर कस लो, तैयार हो जाओ। आवश्यकता पड़ी राजधानी में घुस जाएंगे, सचिवालय में घुस जाएंगे, लेकिन इस तरह किसान जवान को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। बीकानेर में जाट लैंड को साधने की कोशिश करते हुए बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया और नया नारा बुलंद किया। 2028 में आरएलपी का नारा होगा, भाजपा हटाओ, कांग्रेस हराओ और आरएलपी को लाओ। आप सभी के जिस तरह बड़े मगरमच्छ पकड़ने की बात बीजेपी कर रही है, लेकिन लोग उनको मुंह पे ही मगरमच्छ कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। मैंने तलवार ले रखे ये कहा था, ये कांग्रेस ये भाजपा दोनों को उखाड़ के फेंकना है और किसान और जवानों का राज राजस्थान के अंदर लाना है। वहीं बीजेपी ने बेनीवाल के नारे को दिन में देखा हुआ सपना बताया और कहा कि बेनीवाल की बिजली काटने का जवाब तो ऊर्जा मंत्री देंगे, लेकिन इतना तय है कि जनता बीजेपी के साथ है। साथ ही नारे पर भी पलटवार किया। देखिए, किसी भी दल को अपने दल की रैली करने का अधिकार है, निश्चित तौर पर उन्होंने भी किया। उनका जो कहना है उसके लिए तो मुझे लगता है कि ऊर्जा मंत्री अधिकृत रूप से बयान दे पाएंगे, लेकिन ये जरूर कहूँगा मैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में क्या पूरे देश में ऐसी मजबूत स्थिति में है। ये बात आपने, ये टिप्पणी अगर आपने कांग्रेस के लिए की होती तो मुझे लगता है ठीक था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। निश्चित तौर पर हम फिर से सरकार बनाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बेनीवाल ने 2023 के चुनाव परिणाम के बाद हतोत्साहित कार्यकर्ताओं में जोश भरा और सियासी जमीन तैयार करने की बात कही, लेकिन ये नारा 3 साल में कितना चलता है और जनता पर इसका कितना असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। के हनुमान बेनीवाल ने अभी से अपनी निगाहें साल 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर गड़ा दी हैं। बेनीवाल का कहना है कि 28 के चुनाव में उनका नारा होगा, बीजेपी हटाओ, कांग्रेस हराओ और आरएलपी को सत्ता में लाओ। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि अब तक 2 बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने वाले बेनीवाल ने एक बार बीजेपी तो दूसरी बार कांग्रेस का दामन थामकर जीत हासिल की। ऐसे में पहले दोनों पार्टियों से अलग अलग समय लगाओ और फिर अलगाओ। क्या कहता है, क्या बेनीवाल अब जिस सोच पर आए हैं क्या उस पर 2028 तक कायम रह पाएंगे? कैमरा पर्सन निर्मल तिवारी के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी, जयपुर। राजस्थान में कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर राजधानी जयपुर में कुत्ते लोगों की जान पर हावी हो चुके हैं। गुलाबी नगरी में कुत्ते और इंसान का रिश्ता अब डर की कैटेगरी में प्रवेश कर चुका है। जी हां, क्योंकि जयपुर में कुत्तों का आतंक लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। लोग अब कुत्तों को छेड़ना तो दूर, उनके पास से गुजरने में डरने लगे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि राजधानी जयपुर में पिछले 2 महीनों के दौरान करीब 650 डॉग बाइट के मामले दर्ज किए गए। यही नहीं, डॉग बाइट के मामले जान पर भी भारी पड़ रहे हैं।
जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की रिपोर्ट में सामने आया है कि 2025 में सितंबर तक 6,151 डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी हर महीने औसतन 700 मामले सामने आए। डॉग बाइट के बढ़ते मामलों के बीच निगम के अधिकारियों का कहना है कि उनके द्वारा वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन से कुत्ते अपनी काटने की प्रवृत्ति को छोड़ देंगे, ये कहना मुश्किल है। नगर निगम ग्रेटर में हमारे द्वारा डॉग का एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें पिछले 2 महीने में हमने 1700 डॉग्स का बधियाकरण करा है और 1761 डॉग का हमने वैक्सीनेशन करा है। रही बात अब आपकी जो कहा आपने कि भाई डॉग बाइट के केसेस बढ़ रहे हैं, ये बढ़ने के कारण मूलतः है 2 हैं। एक तो इनका मेटिंग सीजन चल रहा है अभी वर्तमान में, दूसरा ये है कि जो आमजन सोचता है कि भाई बधियाकरण और वैक्सीनेशन करने के बाद डॉग बाइट नहीं करेगा, ये बिल्कुल गलत है। वैक्सीनेशन होने के बाद और बधियाकरण होने के बाद भी डॉग बाइट केसेस बढ़ सकते हैं। इसमें ये कतई नहीं है कि भाई उसका बधियाकरण कर दिया, वैक्सीन लगाने के बाद डॉग बाइट नहीं करेगा। वैसे बात सिर्फ जयपुर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के हर जिले का हाल ऐसा ही है। कुत्ते लगातार हमलावर हो रहे हैं, इसीलिए लोग उनसे दूरी बनाते दिख रहे हैं। डॉग्स की प्रजनन क्षमता को कम करने के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉग बाइट्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। लिहाजा अब सवाल ये उठता है कि अगर समय पर इन डॉग्स का जो कह सकते हैं वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो उसके बावजूद जो है लोग हैं वो डॉग बाइट्स का शिकार क्यों हो रहे हैं। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। वहीं पिछले दिनों हुए जैसलमेर बस हादसे के बाद राज्य सरकार और परिवहन विभाग के एक्शन के बाद प्रदेश भर के प्राइवेट बस ऑपरेटर्स में हड़कंप मच चुका है। सरकार के नियमों और कायदों से नाराज ऑल इंडिया टूरिस्ट बस एसोसिएशन ने 31 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने का फैसला किया। ऑल इंडिया टूरिस्ट बस एसोसिएशन का आरोप है कि सरकार और परिवहन विभाग एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। ऑल इंडिया टूरिस्ट बस एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष जफर खान ने एनडीटीवी को बताया कि जिस तरह से परिवहन विभाग ने आदेश निकाला, लेकिन जमीनी हकीकत उससे कई दूर है। जैसलमेर में हुए बस हादसे के बाद जिस तरह से राज्य सरकार और परिवहन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, उसी को लेकर ऑल इंडिया टूरिस्ट बस एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। निर्णय क्यों लिया, ये जानने के लिए हमारे साथ है ऑल इंडिया टूरिस्ट बस एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष जफर भाई। जफर भाई, क्या कारण है, आप हड़ताल पे क्यों जा रहे हैं? लोगों को काफी परेशान है। हमारा हड़ताल पे जाने का ये रीजन है, हड़ताल पे तो क्या, हम हमारे बसों को संचालित बंद कर रहे हैं। संचालित बंद करने का रीजन ये है कि जो बस हम रोड पर भेज रहे हैं उनको आरटीओ 10,000 की पेनल्टी से लेकर 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 मन मर्जी के चालान करके गाड़ी को सीज करें। उसके बाद जब ये पेनल्टी लेकर रिलीज कर रहे हैं तो उसका आरसी खारिज कर रहे हैं या फिटनेस खारिज कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जब ये बसें जो आज कार्रवाई हो रही है, जो नॉर्म्स को बता के ये हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, ये नॉर्म्स 2015 में बने थे, 2015 में बने थे। अब हमारे पास जो 8 से 10 साल पुरानी जो बसें हैं वो उसी नॉर्म्स में आनी चाहिए। तो उस समय वो आरटीओ डीटीओ जिसने गाड़ियाँ पास की, हम 8 साल से 10 साल से चला रहे हैं, उनकी 2-2 बार फिटनेस भी हुई है, परमिट भी रिन्यू हुए हैं, और भी जो भी कुछ कमियां होगी मान लो तो उन्होंने फिटनेस की, आज परमिट रिन्यू किए। तो फिर अब आज क्या हो गया ऐसा एक दिन में, या इस घटना के बाद मानते हैं ये बहुत दुखद घटना है, कोई इंसान नहीं चाहता जानबूझ के हो, ये टेक्निकल फॉल्ट के कारण हो गया, तो ऐसा तो नहीं है बारंबार ये करेंगे। ऐसे कई घटनाएं होती है, और उन सब चीजों को 8 साल तक तो वो गाड़ियां चल रही थी, तो क्या उस समय सरकार को नजर नहीं आया? रोडवेज को लेकर भी आपकी नाराजगी है? हाँ, रोडवेज को लेकर नाराजगी ये है कि जो बस जिस नॉर्म से हमने बनाई है वैसी रोडवेज की बनी हुई बस है, तो रोडवेज पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अकेली ऑल इंडिया बसों पे जो स्लीपर बस है हमारी, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, या जो हमारी दूसरी रूट की बसें हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जबकि रोडवेज भी इसी नॉर्म से बनी हुई है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, वो धड़ल्ले से चल रही। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि रोडवेज की बसों की जांच की जाए तो 30% बसों पे तो फिटनेस भी नहीं है, बगैर फिटनेस के रोडवेज चल रही है, उनको तो लागू है ये कानून, हमारे ऊपर ये सारे कानून लागू करे। कह सकते हैं निश्चित रूप से सरकार की तरफ से पूरी तरह से बातचीत नहीं हो पा रही है, जो कम्युनिकेशन गैप है उसका असर जो है जो हड़ताल के रूप में दिखाई दे रहा है, और यही कारण है कि जिस तरह से जो है ऑल इंडिया टूरिस्ट बस एसोसिएशन ने हड़ताल का निर्णय लिया है, इससे आने वाले समय में
लोगों के जो आवागमन पर काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। और बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पाली छोटी गांव में जमीन विवाद पर भाइयों में भिड़ंत हो गई और बड़े भाई और उसके परिजनों ने छोटे भाई के परिवार से मारपीट की। वहीं घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं और 1 महीने से ये जमीन विवाद चल रहा था, जिस वजह से ये मारपीट हुई है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 1 महीने से विवाद चल रहा था जमीन के बारे में और इसके बाद मारपीट हुई तो पारसिंह खिड़िया और उसके पुत्र महेश पारसिंह और कन्ना पारसिंह, इसके बाद महेश की पत्नी, तीनों को इसके बड़े बाबा ने मारा और जमीन विवाद को लेकर ही मामला हुआ। हाँ, जमीन विवाद। और सीकर की गोकुलपुरा थाना पुलिस को जन्मदिन मना रहे युवकों पर जानलेवा हमला कर अपहरण करने के मामले में बाबा गैंग के 2 सक्रिय बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। गोकुलपुरा थानाधिकारी प्रीति बेनीवाल के मुताबिक 6 अक्टूबर को सोनू मेहरा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने दोस्तों के साथ अपने नाबालिग दोस्त कान्हा का जन्मदिन मना रहा था। इसी दौरान बाबा गैंग के सदस्य वहां पर पहुंचे और 6 से 7 लड़के अचानक से मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए। आते ही जानलेवा हमला कर पीड़ित को सोनू और उसके दोस्त पिंटू का सिर फोड़ दिया। बदमाशों ने इस दौरान कान्हा का अपहरण कर भीड़ में ले जाकर के उसके साथ मारपीट की। वहीं पुलिस ने आरोपियों का रूट चार्ट तैयार संभावित स्थानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी फरार हो गए। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा मामला फिलहाल सामने आया, जिसमें पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से गैंग के बारे में पूछताछ करेगी। और तीर्थराज पुष्कर में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025 का विधिवत शुभारंभ पूजा अर्चना और झंडारोहण के साथ हुआ। सुबह नगाड़ा वंदन और पारंपरिक मंत्रोच्चार के बीच मेले की शुरुआत की गई, जिसके बाद शाम को पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर दीपदान और महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरा पुष्कर शहर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। जिला प्रशासन की ओर से सभी घाटों पर विशेष व्यवस्था की गई। महाआरती और दीपदान का कार्यक्रम हुआ है और इसके बाद कल्चरल इवनिंग भी हमारी है और आगे हमारे जो पशुपालकों के विभिन्न कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चाहे कैमल्स के हों, हॉर्सेस के हों, वो भी शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमने राजस्थान की लोक कला, संस्कृति और विभिन्न आर्ट फॉर्म्स को दिखाने के लिए जो यहाँ पर शिल्पग्राम है, आर्ट बाजार लगाकर वहाँ पर डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, चाहे हैंडीक्राफ्ट है, वीविंग है, उसको भी डिस्प्ले किया है। और सभी टूरिस्ट के लिए, यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए हमने अलग अलग पॉइंट्स पर जो एक्टिविटीज़ रखी हैं, कॉम्पिटिशन्स रखे हैं, ताकि सबको इंगेज भी कर सके और राजस्थान की कला संस्कृति से साथ ही पुष्कर जो एक श्रद्धा का बड़ा केंद्र है, उस पर आने वाले हर श्रद्धालु के लिए हमने यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं, टूरिस्ट के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि आप लोग व्यवस्था के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से इस मेले का आनंद लें, अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से लें। आज की जो दिव्य महाआरती है, इसमें प्रशासन द्वारा थी, मेले का उद्घाटन था। सुबह जो दिया कुमारी जी झंडारोहण करने पधारे थे और उन्हीं के परिवार द्वारा हमारे को कहा हुआ तीर्थराज पुष्कर की अर्चना करनी है। उनके नुमाइंदे यहाँ तैयार थे। प्रशासन सभी एकजुटता के साथ 52 घाटों पर व्यवस्था करने में जुटा हुआ था। पुष्कर में भव्य आयोजन हो रहा है और भव्य आयोजन होते रहे, यही मनोकामना करते हैं ब्रह्म पुष्कर राज महाराज से। और राजस्थान प्राइम में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।